नमस्कार, मैं धीरेन्द्र तिवारी। आप देख रहे हैं TV24 और आज हम पहुंचे हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में आज हम दंतेवाड़ा की विकास की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे और जनता में पैदा होने वाले विश्वास की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अब बस्तर बदल रहा है और हमारे साथ ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो जनता में विश्वास पैदा कर रहे हैं सरकार की योजनाओं की और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं जमीन स्तर पे उनको लेकर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय जी। इनसे भी हम संवाद करेंगे और जानेंगे कि कितना बदलाव दंतेवाड़ा में हो रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, दंतेवाड़ा में क्या बदलाव हो रहा है? जैसे 22 महीने की सरकार है, उसके पहले भी जब यहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी तो उस गवर्नमेंट को भी आपने देखा था। कितना बदलाव हुआ है ये दोनों गवर्नमेंट में सर? देखिए, लगातार फोर्सेस के मामले में, क्योंकि दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित जिला है और दंतेवाड़ा ऐसा भी है कि उसके इर्द गिर्द में, जैसे कि उत्तर और पश्चिम दिशा में जब हम देखते हैं तो नारायणपुर है, पश्चिम दिशा में देखते हैं बीजापुर है, दक्षिण में सुकमा है, जो कि अति प्रभावित जिले हैं। और जब मैंने ज्वाइन किया था तब दंतेवाड़ा भी अति प्रभावित जिले में आता था। तो लगातार फोर्सेस ने अपना काम किया, जो उनको टारगेट मिला उसके तहत सूचना संकलन करना और लगातार अपना आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो प्रभावित क्षेत्र हैं, प्रभावित ग्राम है, वहाँ पर उन तक आउटरीच करके उनका दिल जीतना। तो इसके तहत हमारे पास लगातार सूचना संकलन होता गया और लगातार ऑपरेशन होते गए, जिसके तहत हमें काफ़ी बड़ी सफलताएं भी मिली हैं और लगातार सफलताएं मिली हैं। और दंतेवाड़ा, ना सिर्फ दंतेवाड़ा में बल्कि नारायणपुर बीजापुर के साथ में मिलकर ऑपरेशन करके वहाँ भी सफलता मिली है, जिसका अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 2-2.5 साल में लगभग हमें जो नक्सल का प्रभाव है वो काफ़ी कम हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हमारा विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन हुआ था, दोनों ही, जो कि पूर्व की बात थी। पिछले विधानसभा लोकसभा में कोई ना कोई घटना होती थी जिसकी वजह से फोर्सेस को या ग्रामीणों को या न्यूज़ रिपोर्टर को एक बार नक्सली द्वारा मार दिया गया था। तो वो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ना ग्रामीणों को, ना जनप्रतिनिधि को, ना फोर्सेस को। और जो वोटर टर्नआउट भी था वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर था, लगभग 10% तक की वृद्धि देखी गई थी। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन पुलिस का जो अप्रोच है वो सफल हुआ। लोगों ने भरोसा दिखाया है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी बड़ी मतलब नक्सल क्षेत्र में काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। सर, चूंकि दंतेवाड़ा और समूचा दक्षिण बस्तर नक्सल प्रभावित रहा है, पहले हम देखते थे कि जब भी किसी इलाके में जहाँ पे माओवादी इलाका या प्रभावित इलाका होता था वहाँ पे सुरक्षा बलों के कैंप लगते थे, तो काफी वहाँ पे विरोध होता था उन कैंपों का। लेकिन अब देख रहे हैं कि कैंप बड़ी आसानी से लग जा रहे हैं। ऐसा सर क्या बदलाव हुआ है लोगों की मानसिकता में, या आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया जिसकी वजह से अब ऐसे विरोध देखने को नहीं मिल रहे हैं? जाहिर सी बात है, जैसे पुलिसिंग बढ़ता है, हमारे ऑपरेशंस जिसमें हमें मुठभेड़ों में सफलता मिलती है वो एक मुख्य कारण है। इसके अलावा जो शासन की जो नई पुनर्वास नीति है उसके तहत आत्मसमर्पण करते हैं। साथ ही में हम लोग जब कैंप लगाते हैं तो सिविक एक्शन प्रोग्राम होता है। कैंप नहीं भी लगता है तभी भी फोर्सेस गश्त में जाती है, तो गाँव वालों से मिलती है, उनसे चर्चा करती है। तो कहीं ना कहीं एक जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट होता है। इनकाउंटर इज़ वन थिंग, बट इसके अलावा जो आउटरीच में कह रहा हूँ और जो बेसिक सुविधाएं हैं जो प्रशासन द्वारा, जैसे रोड, बिजली, राशन की दुकान, बेसिक चीज़ें, पानी, बोर, तो उसके तहत जो पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अभी जो कैंप लग रहे हैं, भले ही हमें जोग्राफिकली और मानसून में कैंप लगाने में दिक्कत हो रही है, बट जो विरोध होता था वो हमें अब कम देखने को मिल रहा है और लोग इनफैक्ट खुशी से कैंप में आ भी रहे हैं और सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो दैट इज, मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सर, नक्सलवाद के लिए यहाँ अच्छी स्कीम है बस्तर में, और बस्तर में विकास और विश्वास दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब से शायद सरकार सत्ते में बैठी है, नियत नीलना नार बड़ी योजना चलाई जा रही है, जहाँ पे कैंप के आसपास के जो गांव हैं उनको विकास करने के लिए। सर, उन गांव में जो बहुत सारे ऐसे थे जो अब तक नहीं जुड़ पाए थे, कितने ऐसे क्षेत्र सर जुड़ चुके हैं? कितने ऐसे क्षेत्र बचे हैं जो अब भी बचे हुए हैं, और वहाँ के लिए क्या आप लोगों का टारगेट है? दंतेवाड़ा के अगर आप हिसाब से देंगे तो लगभग सभी क्षेत्र हमारे रीच में है।
और लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे अगर मैं देखता हूँ पुरंगेल, लोहा गांव, बेनपाल, बड़ेपल्ली, ये साइड हो गया, और कुछ एरिया जो माड़ साइड का है वहाँ का हो गया, तो वहाँ पे अभी उतना जुड़ाव नहीं हो पाया, और नदी मतलब मानसून के टाइम में कटाव हो जाता है, बट उसमें भी प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग, हमारा पूरा प्रयास है कि जितनी भी जो एक्सेसिबिलिटी इशू है तो उस पर काम करें और वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे। इसके साथ में आपने जो नियत नलनार योजना बताई, इसका भी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिला कि जहाँ जहाँ पे भी नए कैंप्स खुले हैं, भले वो बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो या नारायणपुर हो, तो वहाँ पे टारगेटेड वे में कि जब भी नया कैंप खुलता है तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट पुश है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश आना चाहिए और टारगेटेड वे में होना चाहिए। तो जो 5 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ पे जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसका प्रशासन शासन पूरा करने का कोशिश करता है। सर, आत्मसमर्पण के लिए बेहद अच्छी नीति है पूरे बस्तर में, और अभी देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी समर्पण भी हुए हैं, ऐतिहासिक समर्पण हुए हैं, जिसकी शुरुआत एक तरह से आपके यहाँ से ही देखा जाए। 71 नक्सली एक साथ सरेंडर किए थे, और लोन वोरा 2 काफी समय से चल रहा है, प्रचलित नाम है। तो सर, ये जो नीति है वो कितना प्रभावशाली है, और उसका जो असर है माओवादी इलाके में, जो अभी भी सक्रिय माओवादी हैं, उनमें कितना है, और जो समर्पण करके जो आ चुके हैं वो लोगों के से आप लोग जब भी बात करते होंगे तो इन नीतियों के बारे में वो लोग क्या बात करते हैं? जो नीति है डेफिनेटली उसका फायदा होता है। नीति में उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। अगर नक्सली कोई इनामी नक्सली है 3 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 8 लाख, तो वो भी उनको जब वो सरेंडर करते हैं तो वो भी उनको मिलता है। साथ ही में जो उनके केसेस रहते हैं उसमें भी उनको फ़ायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं, और जो हमारे ऑपरेशंस है, जो उनको लगता है कि नक्सली में रहकर किसी दिन इनकाउंटर हो जाएगा या पकड़े जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा, तो उसका भी एक है। और आखिरी में जो मेन मुझे लगता है कि जो उनकी विचारधारा है उस पर से ग्रामीणों का तो था ही नहीं, इनफैक्ट जो नक्सली जो ज्वाइन किए थे उनका भी अब भरोसा उठता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने कई पर्चे और कई स्टेटमेंट्स देखे हैं जिस पर से एकदम क्लियर है कि जो माओवादी संगठन है वो दिशाहीन हो चुका है, नेतृत्वहीन हो चुका है। उनकी जो विचारधारा, जो हम लोग पहले से ही बोलते थे कि खोखली है, अब वो सीनियर कार्टर्स तक में भी और जो उनके जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ये समझ में आने लगा है कि ये सही तरीका नहीं है हथियार के साथ एक तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाना। और ये चीज़ जो है वो फिर जो हमारी नक्सल नीति है, वो चाहे पुनः मार्गे हो, छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति हो, लोन वोरा 2 हो, तो उसमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उनको जो भरोसा रहता है वो होने लगता है। जब वो आते हैं, सरेंडर करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अंदर हैं उनको भी लगता है कि हम लोगों को इसमें नहीं रहना चाहिए, फालतू हम लोग यहाँ ये कर रहे हैं, उससे अच्छा हमें मुख्य धारा में जुड़कर जो सामान्य जीवन यापन है वो करना चाहिए। इसके साथ ही एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया, दूसरा चीज़ है कि पुनर्वास नीति के तहत उनको स्किल डेवलपमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई आता है और उसको मन करता है कि मैं मिस्त्री का काम सीखना चाहता हूँ, या ड्राइवर सीखना चाहता हूँ, या महिला कोई सिलाई करना चाहती है, या कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो अपना स्किल एनहांस करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर ही हो गया, पशुपालन ही हो गया, कोई भी ऐसा चीज़, तो उसके तहत सभी जो जिले हैं वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, जहाँ पे वो लोग जब आत्मसमर्पण करते हैं तो उनको वहाँ पर उनके हिसाब से, उनको जो स्किल चाहिए उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें उनको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उनको पैसा भी मिलता है स्टाइपेंड के तौर पर, और एक किट भी दिया जाता है, क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग वो अपना व्यापार करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो वो उसमें सक्षम हो और आगे अपना जीवन यापन शांति से कर सकें। अभी तक सर जो समर्पण कर चुके नक्सली हैं, उन लोगों को रोजगार से कितने ऐसे माओवादी होंगे जिनको रोजगार से जोड़ा गया होगा, सरकारी नौकरियों से जोड़ा गया, ऐसा कुछ आंकड़ा है क्या आपके पास? एकदम कॉन्क्रीट आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन कई ऐसे हैं जो पीड़ित हुए हैं, उनको भी जैसे बहुत बार नॉर्मल ग्रामीण पीड़ित हो जाता है, शिकार हो जाता है, तो उसको होता है। पुलिस या गवर्नमेंट की नौकरी में तो उनको तो होता ही है, बट नॉर्मल नक्सल पीड़ित परिवार को भी सहायता मिलती है। साथ ही में शासकीय नौकरी में भी कहीं कहीं नक्सली हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अब जैसे एक रिसेंटली हम लोगों ने, उन्होंने बोटिंग का, टूरिज्म को फोकस में रखते हुए बोटिंग का उन्होंने जो कायाकिंग है, बाम्बू राफ्टिंग, तो उसके ऊपर उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, तो
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको प्रोवाइड किया गया और यहाँ कुमाररास में फिर वो अपना उन्होंने स्टार्ट किया। तो ऐसे ही जैसे जैसे आते हैं मेजोरिटी ऑफ द केसेस में उनका ये रहता है कि हम अपने जो खेती बाड़ी किसानी वो करेंगे, तो उसमें भी हम लोग सहायता करते हैं कि कोई चीज़ या सामान चाहिए तो वो प्रोवाइड किया जा सकता है। बट अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट दिखाता है तो उसमें भी हम लोगों का अप्रोच रहता है कि नहीं, अगर कोई आ रहा है तो उसको हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दे सकें और वो अपने पैर पे फिर खड़ा हो जाए, स्वावलंबन। सर ये तो नक्सली और दंतेवाड़ा की पुलिसिंग की बात हुई। अब मैं दर्शकों भी जो होते हैं IAS और IPS उन लोग के रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि कोई भी जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसको अपनी पढ़ाई का एक अच्छा इनाम मिलना चाहिए, पारितोष मिलना चाहिए, तो ऐसा सोच के वो पढ़ाई करता है। IAS IPS एक ऐसे जॉब होते हैं, ऐसी सेवा होती है जो भारत देश में सर्वोच्च पद माना जाता है। सर आप IPS है, बतौर IPS यहाँ तक पहुँचने का सफर कितना स्ट्रगल आपने किया, और एक IPS बनने के बाद जिम्मेदारियां क्या क्या हो जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, डेफिनेटली विद्यार्थी जो स्टूडेंट वाला टाइम होता है वो हमेशा स्ट्रगल का ही रहता है। सबकी स्ट्रगल अपने आप में डिफिकल्ट रहती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। बट डेफिनेटली ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव है, पूरे देश भर से इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एग्ज़ाम लिखते हैं। तो कंपटीशन की वजह से काफ़ी मेहनत इसमें ज़्यादा करना पड़ता है। सिलेबस भी बहुत वास्ट है, गाइडेंस भी बहुत बार उसकी भी कमी होती है। लेकिन मतलब सारी जो कठिनाइयाँ हैं वो तो सभी क्षेत्र में है, चाहे वो आपका फील्ड हो जी। या कोई भी व्यापारी फील्ड हो या कोई भी ऐसा फील्ड है, तो सब में मेहनत तो करना ही पड़ता है। और जब वो मेहनत करके सारी कठिनाइयों को पार करके जब करते हैं तो उसका रिजल्ट भी उतना ही फ्रूटफुल रहता है, उतना ही अच्छा लगता है उस रिजल्ट के लिए। अब जो ये एग्ज़ाम हो गया, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने 2013 में अपना बीटेक किया था सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद तुरंत इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की, जहाँ पर रेलवेज में सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर 2015 से लगभग 2019 तक वहाँ था, और फिर 2019 में जब IPS में सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पर आया हूँ। तो ड्यूरिंग पहले उसकी तैयारी करना, और फिर जब एक सर्विस मिल गई थी तो उसके साथ साथ उसका काम करते हुए भी इसकी तैयारी करना, तो दोनों कठिन चीज़ थी। बट उसके बावजूद किया, उसमें फैमिली का सपोर्ट था, वाइफ का सपोर्ट था, तो उसकी वजह से सिलेक्शन हुआ यहाँ पर। तो एक तो ये हो गया। इसमें भी मैं समझता हूँ कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, इधर उधर मन नहीं भटकना चाहिए। जो गोल है, जो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो या स्टूडेंट लाइफ में हो, जो गोल है वो एकदम फिक्स होना चाहिए और उसके प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए। और जितनी मेहनत करनी हो 100, 200, 300% वो उतना देना चाहिए। तो जब इतना मेहनत करते हैं, सही तरीके से मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट देगा। अब हम आ जाते हैं जब सिलेक्शन के बाद, तो डेफिनेटली IPS एक रेप्यूटेड सर्विस है, और रिस्पॉन्स मतलब पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो डेफिनेटली एक इस सर्विस के माध्यम से एक अच्छा काम करने का मौका मिलता है। और जहाँ पे भी रहे, मेरा हमेशा मानना रहा है कि हमेशा 2%, 3%, 5% जितना जिसकी क्षमता है उतना ऐड करके वहाँ से, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब भी है, तो अपना मेहनत करते रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस है वो लोगों तक पहुँचे, लोगों तक विश्वास बढ़े, लोगों पर पुलिस का विश्वास बढ़े। और जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो यहाँ पे एक अलग टारगेट भी आ जाता है, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि कोई क्या कहते हैं, नक्सली घटना ना हो, हमारे जवान सुरक्षित रहे, ग्रामीण सुरक्षित रहे। कोई घटना होती तो उसमें इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, जो अपराधी हैं उन तक पहुँचे, और रेगुलर पुलिसिंग। तो मैं समझता हूँ कि IPS वो प्लेटफॉर्म देता है जिसके तहत हम बहुत पॉजिटिव काम कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा डायरेक्ट पब्लिक को होता है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, जो अपराध होता है तो डायरेक्ट पब्लिक जो है वो अफेक्ट हो जाती है, और जब उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका जो उन्हीं को उसका हेल्प भी मिलता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्विस है, और उसके लिए मेहनत भी उतना ही करना चाहिए। सर जब आपकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा हो रही थी, और दंतेवाड़ा का नाम नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, और जब आप यहाँ पे बतौर SP पोस्टिंग हुई थी, उस समय एक घटना भी हुई थी जिसमें अरनपुर घटना हुई थी। सर उस समय की जो स्थितियाँ थी और आज की जो स्थिति है, कितना सर दंतेवाड़ा को आप देखते हैं, कितना बदल गया है सर? काफ़ी बदल गया। मेरे ज्वाइन करने से जस्ट थोड़ा पहले ही वो घटना हुई थी, और हमारे 10 जवान और एक जो सिविलियन ड्राइवर था, 11 लोग शहीद हो गए थे।
तो डेफिनेटली एक ऐसा कोई घटना होता है तो फोर्स का मोरल थोड़ा सा गिर जाता है, एक भय का माहौल बन जाता है, बट लगातार उसके बाद पूरी टीम ने मिलकर काम किया है इसमें, और लगातार हमें सफलताएं भी मिली है। और उसी का रिजल्ट है कि जो उस समय से मैं आज के समय में देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नक्सल एक्टिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। यही कारण भी है कि आप देखे होंगे कि इस साल अप्रैल में जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा, उस कैटेगरी से उसको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक दिखाता है कि जो काम हुआ है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अब हमें इस चीज़ को कंसोलिडेट करना है, और जो चीज़ें जो नॉर्मल ग्राम में होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, उस पर मुझे लगता है कि और आगे अच्छे से काम करेंगे तो ये समस्या जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सर जैसे कि अब धीरे धीरे नक्सलवाद बैकफुट में जा रहा है और लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। दंतेवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे अभी महिला सुरक्षा को लेकर, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ऐसे ट्राइबल इलाके हैं जहाँ पर आज भी शिक्षित लोग नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, क्योंकि अमूमन हर क्षेत्र में आप लोगों का कैंप है, तो ज़्यादातर देखा जाता है सीआरपीएफ के कैंप है, तो आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, या फिर इन लोगों का स्किल डेवलप किया जाए गांव पर ही रहकर, और उस गांव के विकास की समुचित व्यवस्था के लिए कुछ काम किए जा रहे हैं क्या ऐसा? देखिए, जितने भी अभी वो फेज है जिसमें बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स फोकस में रहते हैं, तो हम लोगों का ये उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे चीज़ों पे काम करें जिससे कि पूरे गांव को फ़ायदा हो। तो उस पर हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक चीज़ हो गई, रोड हो गया, कहीं कहीं रोड नहीं है, कहीं पुलिया नहीं है, तो वहाँ पर हमारा रहता है कि हम लोग अपना सुरक्षा इतना रखें कि वो जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली उसका क्रियान्वयन हो जाए, और वो सुविधा ऐसी होगी जो सबको मिल पाएगी। इसके अलावा हम लोग अपने कैंपों के माध्यम से, थानों के माध्यम से हमेशा अप्रोच करते हैं, और उनकी कोई भी समस्या होती है तो वो लेकर फिर कलेक्टर सर के पास में भी, कलेक्टर से भी चर्चा होती है कि कैसे इस चीज़ को किया जाए, और फिर उसके आगे जो प्रोजेक्ट बनाकर उसको कोशिश करते हैं पूरा करने का। तो लगातार इसमें काम चल रहा है, और जैसे जैसे आता है वैसे वैसे हम लोग कोशिश करते हैं उस चीज़ को अचीव करें। सर, पूर्व के अधिकारी आपके दंतेवाड़ा जिला के ही थे जो आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेके बड़े काम किए थे। जैसे यहाँ पे कलेक्टर थे दीपक सोनी सर, उन्होंने एक लोन वराटू हब बनाया था जहाँ पर आत्मसमर्पित नक्सलियों को वहीं पे रह के सारा चीज व्यवस्थित किया गया था। क्या सर वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, या आप लोग के द्वारा और भी उसको वृहद स्तर में करने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, वो अभी भी कंटिन्यू है जो हब बनाया गया था। तो वहाँ पे आज भी अगर कोई अपने पास आत्मसमर्पित नक्सली आता है, उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं रहता, तो हम लोग उसको टेम्परेरी वहाँ पर, जब तक कि वो खुद अपने इस पर इस्टेब्लिश ना हो जाए, वहाँ पर रखते हैं, और उसमें और जो इन्हांस किया गया है उसको, जिससे कि और फ़ायदा हो सके अगर कोई आत्मसमर्पण करता है। तो लगातार इसमें भी काम चल रहा है, ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी आत्मसमर्पण करके हमारे पास आता है और खतरा है उसको वापस जाने का, या वो नहीं जा सकता है, या तो उस वजह से हम लोग उसको रिहेबिलिटेट यहाँ पे करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, बस्तर में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है, और दंतेवाड़ा भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्टिव रहा है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो धर्मांतरित परिवार हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए हैं, गांव में उनको लेकर विवाद होता है। तो सर, उससे निपटने के लिए आप लोग क्या ऐसा व्यवस्था किए हैं कि गांव में ही उन लोगों को शरण मिले, क्योंकि कानून में तो सभी को बराबर का अधिकार है। तो क्या ऐसी यहाँ पे घटनाएं देखने को मिलती हैं क्या सर? ज़्यादा तो नहीं है, बट कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसमें हमारा जो रुख रहता है, एक तो हम लोग प्रिवेंटिव में उसमें ज़्यादा रहते हैं, प्रोएक्टिव पुलिसिंग करने की कोशिश करते हैं कि अगर कहीं ऐसी बातचीत हो रही है तो वो अपराध ना हो, उससे पहले ही बात करके पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि वो मामला बातचीत से सेटल हो जाए। लेकिन कहीं कहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें फिर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई भी किया जाता है। सर, कई ऐसे माओवादी हैं जो लंबे समय से पूर्व में माओवाद संगठन में जुड़े थे, और आज वो सरेंडर करके मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं सर। तो जो अभी सहायता के हिसाब से आप लोगों के साथ डीआरजी के रूप में काम भी कर रहे हैं, उन लोगों के आने से सर क्या फायदा मिला बस्तर की पुलिस को, दंतेवाड़ा की खासकर पुलिस को? और अंदरूनी इलाकों में जब भी गश्त होता है
तो वहां पर ये जो माओवादी, जो समर्पित माओवादी, उन लोगों के रहने से कितना फायदा होता है? नहीं, डेफिनेटली कोई आत्मसमर्पण करता है और अपनी इच्छा अनुसार अगर डीआरजी में आता है तो उसका फ़ायदा फोर्सेस को हुआ ही है। जो हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी है, कैपेसिटी है, वो बहुत इन्हांस हुई है, जिसका आप देखे होंगे कि विगत 2 वर्षों में हमें रिजल्ट देखने को मिला है। कई बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं, कई सफलताएं मिली हैं। एक तो हो गया ऑपरेशनल, दूसरा चीज़ होता है कि इनके माध्यम से हम लोग जो अन्य नक्सली हैं वो लोग भी आत्मसमर्पण के इस पर आ जाते हैं कि ये समस्या ही खत्म हो। तीसरा चीज़ हो गया कि जब भी हम लोग जाते हैं, क्योंकि वो पहले से वहाँ काम कर रहे थे, तो पहचान करना या फिर उनके माध्यम से, और हमारे फोर्सेस जो रेगुलर हैं उनके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं जो आउटरीच प्रोग्राम, जिसकी वजह से ग्रामीणों में जो ट्रस्ट फैक्टर है वो इन्हांस हो, भरोसा करें, और इसी के माध्यम से और भी अन्य आत्मसमर्पण और ये समस्या खत्म हो। जैसे कि सर, आप बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो आपके अंडर काम करते हैं और वो सीधा माओवादी इलाके से उठ के डीआरजी में उन लोगों का आप आत्म जो नीति है उसके तहत उनको शामिल करते हैं। तो सर, तालमेल कैसे बैठते हैं? क्योंकि अमूमन जो अधिकारी होते हैं उनको पता है कि हमें ये ऑपरेशन करना है, अगर वो मना कर दे या ऐसा कुछ होता है क्या सर इसमें? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं कभी देखने को मिला। फोर्सेस जो है, डीआरजी है, वो हमेशा ऑपरेशन या किसी भी जो उनको ड्यूटी दिया जाता है तो उसको लगन से करते हैं, अपनी पूरी ताकत से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं देखने में आया कि कोई मना करे या ऐसा कुछ। सबसे बड़ी सर सफलता किसको देखते हैं अभी हाल ही में? जो सफलताएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। हमें संख्या वाइज देखें तो तुलतुली इनकाउंटर था, फिर कार्टर वाइज देखें तो जो इनकाउंटर जनरल सेक्रेटरी का हुआ था जिसमें नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा डीआरजी इन्वॉल्व थी, वो है। इसके अलावा और भी अन्य ऑपरेशन है। देखिए, सफलताएं संख्या या उससे नहीं होता। हाँ, हर एक ऑपरेशन का एक हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहता है। कोई भी ऑपरेशन फेलियर नहीं रहता है, भले ही उसमें रिजल्ट आए ना आए, लेकिन एक जो प्रभाव रहता है, पुलिस का जो पहुंच रहता है, वो हमेशा बढ़ती है। हमेशा हमारा जो नक्सल संगठन को जो चोट है वो हमेशा पहुंचता है, भले रिजल्ट आए ना आए। अब हम देख रहे हैं कि पुनर्वास में अभी लगभग 210 नक्सली आए और गढ़चिरौली में लगभग 60 गए, तो वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। तो कहीं ना कहीं ये एक ओवरऑल हमारी जो मेहनत है, टीम की जो पूरी मेहनत है, उसी का रिजल्ट है कि हम आज ये टाइम देख पा रहे हैं जिसमें हथियार सहित कई माओवादी पुनर्वास का रुख लिए हैं और मुख्यधारा में जोड़ने का कदम उठाया है। सर, पहले जब भी देखा जाता था कि जो जिले की फोर्स है वो दूसरे जिले के सीमा के बाहर नहीं जाती थी, लेकिन अब जो है ऑपरेशन जो है दूसरे जिले में भी जाके करते हैं, जिसका फायदा निश्चित रूप से पुलिस को भी मिल रही है और सरकार को भी मिल रही है। तो सर, अब क्या आने वाले समय में, जैसे कि हमने देखा कि उत्तर बस्तर और गढ़चिरौली वो पूरी तरह से लगभग समाप्ति की ओर है, दक्षिण बस्तर में बड़े माओवादी अभी भी हैं, तो इनको सर क्या ये समर्पण करने के लिए आप लोग अप्रोच कर रहे हैं या फिर इनका इनकाउंटर के लिए, ऐसा कुछ क्या आप लोग के हिसाब से लगता है? देखिए, स्ट्रैटेजी तो हमारी गोपनीय रहती है, वो हम पहले आपको नहीं बता सकते कि हम लोग क्या प्रयास करें, बट डेफिनेटली जो हमारा मार्च 26 का टारगेट है उसके लिए सभी जितने भी इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, सभी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, वो सभी उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो आपने बताया कि पहले जॉइंट ऑपरेशन जो यहाँ की डीआरजी वहाँ, तो ये कहीं ना कहीं हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर का फ़ायदा उठाना या स्टेट बॉर्डर्स का फ़ायदा उठाना, तो ये जो बॉर्डर्स का खेल था वो उसका फ़ायदा उठाते थे नक्सली। तो हमने इसी चीज़ को ख़त्म करके हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, तो सब लोग मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट भी हमें वैसे ही मिलेगा और हमें देखने को भी मिला वैसा रिजल्ट। तो लगातार उसमें प्रयास जारी है, चाहे वो उत्तर बस्तर में जैसे आपने को देखने को मिला, हमारी कोशिश है कि दक्षिण बस्तर भी उतनी ही जल्दी समाप्ति की। सर, जैसे जैसे नक्सल खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। कई ऐसे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने बस्तर को विकास के लिए जो आवागमन की साधन है उसको सुचारू करने के लिए जन सुविधा एक्सप्रेस चलाई है। दंतेवाड़ा में भी कई ऐसे क्षेत्र जहाँ से जन सुविधा एक्सप्रेस चल रही है, जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है सर ये। तो कई ऐसे क्षेत्र जो अभी भी, जैसे कट्टे कल्याण का एक पैच है जहाँ पे जगरगुंडा होते हुए जगदलपुर गाड़ी चल रहा है, वहाँ पर वो शायद रूट बदल के चल रही है। तो सर, वो मूल रूट पे चले उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? उसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अभी भी सुविधाएं नहीं है, वाहन की सुविधाएं नहीं है, जहाँ पर बसें नहीं चलती, टैक्सी नहीं चलती हैं, उन क्षेत्रों के ग्रामीणों
को जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने के लिए आवागमन वहां पे सुचारू करने के लिए क्या आप लोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है? लगातार ये जो ये क्या कहेंगे, जो ब्लैक स्पॉट है या जहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं है वो आइडेंटिफाई होता रहता है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो उसका रूट है, अब हो सकता है वो उस रूट पे ना चल पा रहा हो क्योंकि वहाँ अभी बाढ़ भी आई थी तो कटाव हो गया हो, तो उस चीज़ को जैसे ठीक हो जाएगा तो वो वापस अपने ओरिजिनल रूट पे चलने लगेंगे। ओवरऑल जैसा आपने बताया कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे नहीं है, तो वो भी जब हमारे पास आता है तो कलेक्टर के साथ मिलके शासन प्रशासन पुलिस मिलके उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं हो सकती है वो हो, और ये धीरे धीरे बढ़े गए क्योंकि जैसे जैसे माओवादी की घटनाएं कम होने लगेंगी, उनका प्रभाव कम होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्रशासन की रीच है वो बढ़ने लगेंगी, और जो सुविधाएं उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था वो अब धीरे धीरे उनको मिलना चालू हो जाएगा। सर, जो डेडलाइन दिए हैं 31 मार्च 2026, तो ये सर पूरे नक्सलवादियों के लिए, पूरे भारत देश के लिए डेडलाइन है। क्या लगता है सर, इस डेडलाइन में वाकई में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा पूरे बस्तर से? बिल्कुल, मतलब मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। दंतेवाड़ा में जैसा मुझे लगता है काफ़ी मतलब लगभग नहीं के बराबर ही है, और जैसा हम लोगों का अप्रोच है, जैसे टीम वर्क हो रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें। अभी भी सर हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सली सरेंडर नहीं किए हैं या मारे नहीं गए हैं। कई ऐसे अभी बस्तर के जो क्षेत्र हैं, दंडकारण्य जो जोन है, उसमें बदलाव भी नक्सलियों के द्वारा किया गया है। तो सर आप लोगों के पास कुछ ऐसे इनपुट है कि क्या ये आक्रामक होंगे? क्योंकि अभी बहुत बड़ा काडर जो है वो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ा है। तो सर ये दो सवाल है कि एक, जो आत्मसमर्पण नहीं किए हैं इन लोगों का क्या मोटिव रहने वाला है, और जो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में समर्पण किए और अपने हथियार डाले हैं, इन लोगों की आने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में क्या ये सर कोई पॉलिटिकल वे में जाने वाले हैं? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि विरोध भी कई जगह होता है कुछ योजनाओं को लेकर, जैसा कि बेलाडीला माइंस इलाका है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली हैं, उनको टेंडर वगैरह हुआ है, तो क्या ये इस स्वरूप में आके विरोध जताएंगे? ऐसा कुछ आया है क्या? अभी तक तो ऐसा नहीं आया है। ऑब्वियसली आपने जैसा बताया कि बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किए हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उनका शीर्ष जो लोग हैं, अगर उनमें ही आपस में कंफ्यूजन है तो इसका डेफिनेटली इसका प्रभाव पड़ेगा, और जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको पॉजिटिव रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की स्ट्रेटेजिकल रहती है, ऑपरेशनल चीज़ें रहती हैं, तो वो इस समय बताना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि पॉजिटिव रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा बाय जो टारगेट अचीव किया गया। तो ये थे दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय जी। जाना कि बस्तर के साथ साथ दंतेवाड़ा में क्या बदल रहा है और इनके आने से क्या क्या बदलाव दंतेवाड़ा में हुआ है, खासकर पुनर्वास नीति में, और जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उन लोगों में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बस्तर के जो तमाम जिले हैं वहां पर जो अधिकारी अपने क्षेत्र में डर का माहौल नहीं, प्यार का माहौल पैदा कर रहे हैं, लोगों के में विश्वास और विकास पैदा कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि दंतेवाड़ा जैसा बेहद ही संवेदनशील नक्सलवाद प्रभावित इलाका अब वो कैटेगरी से बाहर निकल गया है। हम आगे भी ऐसे ही अधिकारियों से और ऐसे ही पर्सन से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV24।